नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव के परिणामों और रुझानों से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। लगातार खबरें आ रही हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर जिस तरह से मुस्कान नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनते दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे सोहे करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। तो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। लेकिन साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए दिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। अपनी अपना आभार करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवों की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। धन्यवाद। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। भाई पीछे डॉक्टर साहब इधर नरेंद्र भाई जी एक और बड़ी खबर आ रही है बिंद से। रीवा विधानसभा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल जीत गए। 21,733 वोट से जीते राजेंद्र शुक्ल। चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले ही राजेंद्र शुक्ल को बनाया गया था मंत्री। राजेंद्र शुक्ल बीजेपी नेता हैं और बिंद में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। 21,733 वोट से जीत दर्ज की है राजेंद्र शुक्ल ने। इससे पहले आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। लाडली बहनें उनका सम्मान करने पहुंची थी। अब बड़वानी से आ रही एक खबर। बड़वानी विधानसभा से कांग्रेस जीत गई है। बीच बीच में कांग्रेस को भी राहत वाली खबरें मिल रही हैं। राजन मंडलोई 11,000 मतों से जीते। बड़वानी विधानसभा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
राजन मंडलोई 11,000 मतों से, अभी रुकना, हट जा। नर्मदांचल के सुहागपुर से भी एक अच्छी खबर आई है बीजेपी के लिए। सुहागपुर विधानसभा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी विजयपाल सिंह जीत गए। नर्मदापुरम से पहली अच्छी खबर बीजेपी के लिए। सुहागपुर से विजयपाल सिंह चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस को नर्मदापुरम से एक और झटका। सतपाल पलिया का टिकट काटकर यहां पुष्पराज पटेल को मैदान में उतारा था कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी से सीट नहीं छीन पाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल हेड अनादि के गौतम सिंह और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। उनसे समझेंगे। मनोज जी, अभी हम सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, कह रहे थे बहनों ने कांटे निकाल दिए। मतलब बीजेपी भी मानकर चल रही थी कि उसकी राह में कांटे हैं, और इस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, रुझान परिणाम में बदल रहे हैं, ऐसी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं थी। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं मेरी राह में कांटे बिछे थे लेकिन बहनों ने निकाल दिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का कैंपेन था और ऊपर जो एक तरह से परसेप्शन बनाया गया था कि एक फटीक फैक्टर काम कर रहा था कि लोग शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से उब गए हैं, ऐसा वैसा। फिर कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस को लग रहा था उन्हीं गारंटी के सारे वो हिमाचल कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश को जीत लेगी। लेकिन इसको शायद शिवराज सिंह चौहान ने पहले भांप लिया, और जो नारी सम्मान योजना थी कांग्रेस की 1500 रुपये प्रति माह देने की, उसका तोड़ निकाला। लाडली बहना पहले 1000 रुपये दिए और फिर उसको एक महीने बाद ही 1250 रुपये कर दी, और ये कहा गया कि हम इसको 3000 तक बढ़ाएंगे। और ये मुझे लगता था इस पूरे चुनाव का एक्स फैक्टर था, वो डब्लू था, यानी वुमेन, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया। और आप देखिए कि ये इसलिए भी आंकड़ा बड़ा लग रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों मीडिया से मुखातिब हुए थे, तब उन्होंने कहा था, कॉन्फिडेंट थे कि मैं 140 सीटें कम से कम जीतूंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 160 सीटें जीत रहे हैं, वो भी तब जब 5 साल पहले आपकी सरकार चली गई थी। इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि जनता में नाराज़गी है, मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सरकार पे आरोप रहे, कई मंत्रियों पर आरोप थे कि वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अब इसका बिल्कुल, और आप देखिए 31 में से अगर 14 मंत्री पीछे चल रहे हैं या कुछ हार गए हैं, तो ये बता रहा है कि मंत्रियों के कामकाज से जो है पब्लिक बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने, हमने देखा, इसको पूरा गेम चेंज किया। नारी सम्मान योजना की कार्ड लाने के बाद हर एक जिले में वो गए, लाडली बहनाओं से संवाद किया। याद कीजिए पिछले दिनों बुधनी की एक महिला ने उनको अपनी जो फूल बेचती थी, जिसने अपनी सोने की अंगूठी मुख्यमंत्री को गिफ्ट कर दी थी। हालांकि मतदान के बाद मुख्यमंत्री गए, वो सोने की अंगूठी वापस देकर आए थे। और आज सुबह की एक तस्वीर भी आई थी सीएम हाउस से कि जहाँ वो जो एक माली का काम करने वाली महिला ने सुबह सबसे पहले फूल देकर मुख्यमंत्री को बधाई दी थी कि आप चुनाव जीत रहे हैं। और अभी जो नतीजे हम दिखा रहे हैं, क्योंकि नतीजे अभी गिनती के आए हैं, रुझान आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे मुश्किल से 1 दर्जन सीटों के आए हैं, लेकिन उसके पहले जो बड़ी संख्या में लाडली बहनें मुख्यमंत्री निवास पे पहुंची और बधाई दे रही हैं। और 29 नवंबर को मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है मध्य प्रदेश में, जो कांटे थे वो लाडली बहनों ने निकाल दिए। तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग हुई है। और एक और बात है कि अकेले ये लाडली बहना का कमाल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीबीज की स्कीम से अगर चुनाव जीते जाते तो अशोक गहलोत शायद राजस्थान में चुनाव जीत गए होते, शायद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में चुनाव होते जीत गए होते। और सबसे ज़्यादा जो फ्रीबीज की स्कीम सारे लोगों के लिए, जो हर वर्ग के लिए लाए थे, वो थे केसीआर तेलंगाना में। लेकिन वो बुरी तरह चुनाव हार गए, और जबकि 10 ही साल हुए थे, और तेलंगाना बनवाने का क्रेडिट केसीआर के खाते में था। और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल के बीआरएस रख दिया था, भारत राष्ट्र समिति। और पूरे देश में चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे और एक नया मोर्चा बनाने वाले थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है। और 51% वोट शेयर लाना माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठनात्मक रणनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया, हम उसको पूरा करने का प्रयास आज कर रहे हैं। ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह को कमलनाथ, उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग के। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और अब कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया। लेकिन उनका कहना, और कमलनाथ ने छल कपट की राजनीति की, झूठ बोला, जनता ने दिखा दिया। एक करप्शन नाथ मध्य प्रदेश के अंदर बन गए। ओपीएस भी एक मुद्दा होगा सर। कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगे उसको लेकर अरे 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैंने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है। हमारे साथ नेशनल हेड हैं हमारे मौजूद। राजस्थान में चुनाव के दौरान वो सक्रिय थे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों राजस्थान में जब गहलोत सरकार, जिस तरह से हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती जा रही थी, लेकिन आखिरी टाइम में वो मुकाबले में आ गई थी। और आप देख रहे हैं किस तरह से परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में भी कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में वो पिछड़ रही है और जिस तरह से परंपरा रही है, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में, कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। वहाँ भी गहलोत ने कुछ योजनाएं ऐसी शुरू की थी जिससे ऐसा लग रहा था कि इस बार जो परंपरा चली आ रही है वो टूट सकती है। वसुंधरा को पीछे किया था बीजेपी ने, क्या उसका खामियाजा भुगत सकती थी? इस तरह की अटकलें थीं। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ बीजेपी जीतती नजर आ रही। तो क्या खास वजह रही रणनीति में? ऐसा क्या किया बीजेपी ने जो सफलता की ओर जा रही है? ब्रजेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत में जब अभी 2-3 महीने पहले की ही बात अगर की जाए तो लग रहा था कि फुल मैंडेट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे वीडियोज वायरल किए गए थे जिससे थोड़ा सा पोलराइजेशन की तरफ था राजस्थान। फिर बीच में ऐसी स्थिति आई जब लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही है। और फाइट के बाद एक समय आया कि जब लगा कि नहीं, अब राजस्थान यहाँ पर लीड कर रही है। आपने इसके छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बार बार दिया जा रहा था कि ये जो है कांग्रेस को चल जाएगा। और वहाँ पर काफ़ी कुछ कई कांग्रेसी नेताओं से भी हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि वसुंधरा जी हमारे साथ हो सकती हैं, या ऐसा इस तरह की बातें भी चल रही थी उनके द्वारा। तो उस कंडीशन में ऐसा लग रहा था कि उनको हाशिए पे रखना कठिन होगा। पहले जो पहली बार जब टिकट वितरण हुआ तो उसमें वसुंधरा जी का नाम भी नहीं था, तो वसुंधरा का वहाँ पे लग रहा था इस तरह से कि कुछ यहाँ पर बीजेपी को इसका लॉस हो सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। वहाँ पे बहुत सी ऐसी सीट हैं जहाँ पर निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है बीजेपी। खुद 50,000 से ज़्यादा वोट से आगे चल रही हैं झालरापाटन विधानसभा से। वो वहीं से उनके बेटे दुष्यंत कुमार सांसद भी हैं झालावाड़ से ही, और झालरापाटन से। तो वहाँ की सारी सीट पर इस समय बीजेपी लीड कर रही है। तो यानी कि उन्होंने भी खुद अपने क्षेत्र को जिताने का तो प्रयास किया ही है, साथ ही साथ अन्य जगह पे भी जो बात हो रही थी कि मुद्दे, देखिए क्या होता है, जो ब्रजेश जी, जो मैं समझ पाया हूँ अब तक इन चुनाव में और इन लोगों के बीच में जाकर, कि कभी भी इस तरह के मुद्दे जो फ्री स्कीम, अभी मनोज जी कह रहे थे कि फ्री स्कीम नहीं चली। फ्री स्कीम समटाइम्स इसने जो है रिजल्ट दिया है, लेकिन जैसे पंजाब की बात कर लें या कुछ की, लेकिन इसका एक डिक्लाइन स्टेज है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दी गई थी स्कीम लाने की, और उसका डिक्लाइन स्टेज आ गया था। आप देखेंगे अभी, अब हम वैसी बात करें उसमें एक और थोड़ा सा मुझे लगा, जो एक डायरेक्ट केस स्कीम जो थी, जो केवल शिवराज ने शुरू की कि आपके खाते में नगद पैसा आ रहा है, वो राजस्थान में नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा जरूर सिलेंडर हम दे देंगे, पहले का 500, बीजेपी ने कहा 450, तो उन्होंने कहा 400 में दे देंगे। चिरंजीवी की आपने बात की, उन्होंने कहा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा। लेकिन इतने लोगों को इलाज आप संभव नहीं है क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो नगद ट्रांसफर हुआ, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि आपने गोबर तक खरीदा, लेकिन कैश ट्रांसफर वहां भी नहीं हुआ है। तो ये एक बेसिक, मुझे लगता है एक बड़ा अंतर रहा होगा। तो सीधे कैश की बेनिफिट योजना जो है वो ज्यादा कारगर हो रही है। लौटूंगा मैं आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर है, अब जश्न का दायरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से बाहर निकलकर लखनऊ भी पहुंच गया।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न की शुरुआत हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त से। और क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों राज्यों में भरपूर प्रचार किया था। तो जश्न तो बनता है क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने भी बड़ी मेहनत की थी तीनों राज्यों में। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बृजेंद्र पाठक डेरा डाले रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की थी, राजस्थान में भी की थी, छत्तीसगढ़ में भी सभाएं की थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जश्न का दायरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा है, जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे मनोज जी और गौतम जी राजस्थान की। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार यदि सचिन पायलट को सीएम फेस घोषित कर दी तो ज़्यादा फायदा मिलता? क्योंकि बीजेपी ने रणनीति बनाई थी कि किसी भी राज्य में सीएम फेस के साथ नहीं उतरेगी मैदान में, तो वसुंधरा को इस बार चेहरा नहीं बनाया था। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करती तो जो गुटबाजी दिख रही थी उसका फायदा मिलता और जो परिणाम आ रहे हैं वो कुछ और होते, या जो लॉस हो रहा है उसमें और कमी आती। मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। सचिन पायलट कुछ ज़रूर प्रभाव ला सकते थे, क्योंकि गुर्जर जो वोट है वो अब की बार जाट और गुर्जर वो बहुतायत, जैसे जब हम वहाँ के बीच में थे लोगों के, तो उनकी तरफ से एक साउंड जो आ रहा था वो हमेशा से बीजेपी के फेवर के लिए ही आ रहा था, बजाय इसके कि अन्य जगहों पे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ फायदा जरूर होता। और प्रधानमंत्री भी शायद ताड़ गए थे, इसलिए गुर्जरों का अपमान से जोड़ दिया था सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका ही वो काफ़ी कुछ असर डाला है राजस्थान के इस चुनाव में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही कि जिस तरह से बीजेपी को मतलब वहाँ पे देखा जा रहा था, जैसे हर बार एक तो मिथक तोड़ने की भी बात हो रही थी कि अब की बार नारा बड़ा था कि राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा। हाँ, रिवाज बदल जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर देखने को नहीं मिला। अभी जश्न जो है जो यूपी में देखा जा रहा है, उसका परिणाम भी रहा कि योगी आदित्यनाथ के कई सभाएं राजस्थान में हुई, और जिसमें काफ़ी हद तक देखा गया कि बीजेपी के पक्ष में संख्या जो है वो संख्या बल दिखाई दिया था उनके। और गहलोत को भी आशंका थी कि यदि सनातन हिंदुत्व पर चुनाव जाएगा तो मैं हार सकता हूं, वरना योजनाओं पे एक और चीज थी ब्रजेश जी इस पूरे चुनाव में कि जब पहली बार जब परशुराम बदेड़ना जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के पीसीसी के, तो कांग्रेस ने 150 से ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी जगह बना दिया गया था अशोक गहलोत को, जिसके बाद से जाटों की एक स्वाभाविक नाराजगी अशोक गहलोत के प्रति रही है, कांग्रेस के लिए नहीं रही है। तो एक वो नाराजगी जो अभी गौतम जी ने कहा कि वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। दूसरा, 38 से 40 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव है। पिछली बार गुर्जर सचिन पायलट के साथ गए तो उनको लगा था कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस बार जो बार बार अशोक गहलोत कह रहे थे कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। और ये भी तय था क्योंकि अशोक गहलोत ने जो एक बड़ी गलती की इस पूरे चुनाव में, उन्होंने अपने जो समर्थक थे उनमें से कईयों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्ती, लेकिन उन्होंने इसलिए उनको टिकट दिलाया ताकि अगर विधायक दल की बैठक में नेता का चयन हो तो बहुमत उनका हो। तो एक तो वो बड़ी हार का कारण बने, और दूसरा इसके कारण जो गुर्जर था उनके बीच मैसेज गया कि अगर फिर से सरकार बनती है तब भी हमारे नेता के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो केवल टोक में उन्होंने अपने नेता के पक्ष में वोट किया, जहाँ से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे थे, और बाकी की जो 35-36 सीटें थी वो उनके खिलाफ गए। फिर क्या हुआ कि इस सब के बाद जो जिस माली समाज से अशोक गहलोत आते हैं, उस माली समाज के उन्होंने बड़े सम्मेलन कराए राजस्थान में, उसके पहले कभी हुए नहीं। हालांकि सारी एक बड़ी संख्या नहीं उनकी, लेकिन सारी सीटों पर प्रभाव है।
तो मीणा और माली वो एक साथ गए, तो उसके अगेंस्ट में गुजर, राजपूत और जाट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। और चौथा एक बड़ा मुद्दा था हिंदुत्व का, क्योंकि कन्हैया लाल जो उदयपुर हत्याकांड था और जो सिर तन से जुदा, एक प्रधानमंत्री ने उसको बड़े तरीके से उठाया। और बीजेपी ने जो अभी कहा था गौतम जी ने कि शुरुआत में जो वीडियो वायरल हुए तो एक बहुसंख्यक लोगों के बीच एक मैसेज गया, तो वहाँ पे राहुल गांधी का आप देखो कार्ड काम नहीं गया, को उतारने के पीछे भी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को उतारा और एक बाबा बालकनाथ को वहाँ से मैदान में उतारा गया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव जीतते हैं, क्योंकि अभी वो आगे चल रहे थे, थोड़ा पीछे हो गए, कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो दूसरा योगी जो है एक और उत्तर प्रदेश की बात राजस्थान में मुख्यमंत्री होगा। एक ये अंडर करंट था और एक हिंदू नाथ संप्रदाय से ही और खुद अशोक गहलोत ने इसको भांप लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि फ्रीबीज की स्कीम अपनी जगह ये चली तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर हिंदुत्व के मुद्दे ने काम किया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। अलवर से सांसद भी रहे, अलवर सांसद भी रहे और अब की बार वो काफी 11 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो ब्रजेश जी बात कर रहे थे मनोज जी कि वहाँ पर इस तरह से जो आप ही बात कर रहे थे कि जो टिकट वितरण भी उन्होंने अपने लोगों का करने के का काम किया था, कुछ ऐसा ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं रहा क्या? जो बिल्कुल मध्य प्रदेश में रहा, लेकिन यह दो चीज़ थी, क्योंकि बीजेपी में ये होता है कि विधायक दल या हाईकमान तय कर देगा मुख्यमंत्री कौन, बाकी उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत को देखिए आप, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी नहीं। आप देखिए वो खुद मुख्यमंत्री थे और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि जीतने के बाद ये दोनों मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन यहाँ पर खुद को कमलनाथ ने घोषित कर दिया था कि चुनाव जीते तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और यहाँ भी यही टकराव की बात थी जो सिंहदेव के साथ चल रहा था। तो टीएस सिंहदेव ने आप याद करिए कि लगभग 1 महीना पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45 से 50 सीट जीत सकती है। लेकिन तब उनकी बात को हल्के में लिया गया था और ये कहा गया था कि तो नाराज ही इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि हम जो नतीजा देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, क्योंकि अगर अभी सिंधिया होते तो शायद छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे हालात तब भी होते, लेकिन वो पहले चले गए तो सरकार पहले चली गई थी। चलिए मनोज जी, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि चारों राज्यों में 2018 में क्या स्थिति थी, 2023 में क्या स्थिति बनती दिख रही है, क्या अंतर आ रहा है बीजेपी कांग्रेस में, ये हमें नेक्स्ट स्टूडियो से पारुल समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से अंतर आया है। बिल्कुल, बहुत ही बदलाव हम देख रहे हैं, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि वोट परसेंट ज्यादा था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी हैं। नजर दौड़ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, तो 2018 में 109 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है 161 जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी सीधा +52। और नुकसान कांग्रेस को कितना हो रहा है, -48, यानी 48 सीटों का नुकसान होता हुआ 2023 में दिखाई दे रहा है, जबकि बहुमत के पास उस वक्त कांग्रेस थी, 2 सीटें मैच कम थी। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है 2018 में 109, अब लेकिन रुझानों के हिसाब से 161 मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम स्लाइड को चेंज करें और दूसरे स्टेट की बात करें तो देखिए, हम जो एक्सपेक्टेशन हमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नहीं थी, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं एकदम चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2018 में आप छत्तीसगढ़ देखिए, एकदम साफ साफ स्थिति हो गई थी कि 15 पर बीजेपी, ये किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां उस वक्त छत्तीसगढ़ में 15 पर आएगी, लेकिन अभी भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी एकदम जंप मारेगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर दिखाई दे रही है रुझानों के साथ, और इसमें फायदा कितना जोड़ेंगे आप, 40 सीटों का सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को 2018 के बनस्पत 2023 में आप देखिए तो वर्तमान में अगर रुझान इसी तरीके से आ रहे हैं और ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप देखिए -36 का ये नुकसान, यानी 36 सीटों का नुकसान कांग्रेस को होते हुए दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ें तो यानी अगला स्टेट हमारा राजस्थान हम ले लेंगे। राजस्थान देखिए तो 2023 में अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2018 में स्थितियां बहुत अलग थी। 73 सीटें बीजेपी को मिली थी और अभी जो प्लस का आकलन हम कर रहे हैं, यानी बढ़त का आकलन हम कर रहे हैं, वो है +39 सीट्स। और वहीं जो नुकसान हम कांग्रेस को देख रहे हैं वो है -27 सीट, यानी काफी बड़ा अंतर है। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से मेहनत भी हुई है, साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए हैं इस इलेक्शन में भी हमने देखा, क्योंकि बड़े बड़े नाम भी हम देख रहे थे कि किस तरह से चुनाव में उतारे गए थे। तो ये 3 स्टेट जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे लगातार, हृदय पट्टी के ये राज्य हैं जहां पर जो खास तौर पर बीजेपी उसने काफी मेहनत की है। तेलंगाना, यहाँ बीजेपी थोड़ा सा कमतर दिखाई दे रही है। देखिए बीआरएस जिसने फिर से अपना मोर्चा संभालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि 41 सीट पर बीआरएस दिखाई दे रही है, लेकिन माइनस इसको 47 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रुझान जो निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें -47 का इनको, यानी 47 सीटों का नुकसान होते बीआरएस को दिख रहा है।
अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार इंप्रूव कर लिया है। 2018 से 2023 में कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए +44 यानी 44 सीटें कांग्रेस को फायदे में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी यहां पर +6 में दिखाई दे रही है। 2023 की स्थितियों को हम बताएं तो, क्योंकि पिछली बार यहां पर तेलंगाना में सिर्फ एक ही सीट जो है बीजेपी को मिल पाई थी। तो ये 4 स्टेट के आंकड़े हैं, जैसे हम ये भी कहेंगे कि ये 2024 का लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। तो चारों स्टेट्स पर, हर सीट पर हम नजर बनाए हुए हैं ताकि हमारे दर्शकों को हर स्टेट के बारे में, हर सीट के बारे में रुझानों के साथ साथ जल्दी से नतीजे भी बताते चले। ब्रजेश जी, तो ये 4 राज्यों में बीजेपी को कितनी प्लस हो रही है, कांग्रेस को कितनी माइनस हो रही है, ये आपने समझा। अब छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। लुंड्रा विधानसभा में भाजपा की जीत, भाजपा प्रत्याशी प्रबोध मिंज की जीत। अभनपुर से भाजपा प्रत्याशी की जीत, इंद्र कुमार साहू 15,000 वोट से जीते। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह जीत गए। बड़ी खबर है, रमन सिंह 35,000 वोटों से जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, रमन सिंह 35,000 वोटों से जीते हैं। तीन सीटों के परिणाम आए हैं छत्तीसगढ़ से, तीनों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। धीरे धीरे रुझान परिणाम में तब्दील होते जा रहे हैं। दो 2018 से 2023 में बीजेपी किस तरह से माइनस से प्लस पे आ रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रुझान में बीजेपी आगे थी और अब परिणाम में भी आगे बढ़ती दिख रही है। रुझान परिणाम में तब्दील होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, शाजापुर विधानसभा से बीजेपी जीत गई है। रुझान फिर परिणाम में तब्दील हुए। बीजेपी प्रत्याशी अरुण भीमाभट्ट जीत गए। 7,000 वोट से जीते हैं अरुण। माफ कीजिएगा, सिर्फ 7 वोट से जीते हैं। बहुत छोटी जीत है। महज 7 वोट से जीते हैं अरुण भीमाभट्ट। पहले भी विधायक रह चुके हैं अरुण। बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की है, महज 7 वोट से। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी हार गए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में गए थे दीपक जोशी। खातेगांव से दीपक जोशी को मैदान में उतारा था कांग्रेस ने। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मात दी दीपक जोशी को। पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी में राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं दीपक जोशी। पिता की तस्वीर लेकर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे। तमाम आरोप लगाए गए थे बीजेपी पर। क्षेत्र की जनता ने नकार दिया, आरोपों को खारिज कर दिया। दीपक जोशी चुनाव हार गए। मनोज जी, राजनीति के संत कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी, पूर्व मंत्री, चुनाव हार गए हैं। खातेगांव से मैदान में उतारा था। हालांकि जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, कह रहे थे मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, बुधनी से मुझे मैदान में उतारिए। लेकिन उनकी परंपरागत सीट से मैदान में उतारा और मात खा गए। ये देखिए, पिछली बार वो हाटपिपलिया से चुनाव हारे थे और हाटपिपलिया असल में उनकी वो पहले तो बागली थी, जहाँ उनके पिता चुनाव जीता करते थे और एक बार चुनाव हारे थे।
इसके बाद से दीपक वहाँ से चुनाव लड़ते थे, बाद में आरक्षित सीट हुई तो हटपिपलिया चले गए थे वो। पिछले चुनाव में भी सर्वे में उनकी स्थिति डावाडोल थी, तब उन्होंने प्रयास किया था कि उनको खातेगांव शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन चूंकि आशीष शर्मा एक बार के तब वहाँ विधायक थे, दूसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और आशीष के पिता भी विधायक रह चुके हैं। इस बार भी दीपक जोशी को समझ में आ रहा था कि मनोज चावला के कारण उनको टिकट मिलना नहीं है और सर्वे में स्थिति कमजोर है, तो काफ़ी उन्होंने प्रयास किया बीजेपी पर प्रेशर बनाने का, लेकिन पार्टी जब डिगी नहीं तो वो कांग्रेस में चले गए थे। अपने पिता की फ़ोटो लेकर गए थे जिसका आपने जिक्र किया था। लेकिन आप ये भी दर्शकों को बता दें, जिस दिन वो पहले दिन प्रचार के लिए खातेगांव गए थे, उनका बड़ा ज़बरदस्त विरोध हुआ था, उनकी गाड़ी में पथराव हुआ था, नीचे उतर के उन्होंने लोगों का गुस्सा बहुत मुश्किल शांत कराया था। लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं क्योंकि उनका अपना बेटा है, वो बीजेपी में अभी तक बना हुआ है और कैलाश जोशी को लगा, दीपक जोशी को लगा था कि उनका एक बड़ा जनाधार है जिसके सहारे वो चुनाव जीत लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। उनके पक्ष में कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने सभा नहीं की थी और इवन की जो कमलनाथ है उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर स्थानीय स्तर पर आपका विरोध होगा तो आपको निपटना होगा, पार्टी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगी। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण चेहरा होने के नाते दीपक जोशी को लाया गया था। ये कई बार होता है चुनाव के लिए, आप जब 2-4 बड़े नेता ले आते हैं तो एक माहौल बनने लगता है कि इस पार्टी का बड़ा पल्लड़ा भारी है, ये देखिए ये नेता आ रहा है, ये नेता आ रहा है, ये नेता आ रहा है। आप याद कीजिए, ऐसे नेताओं को मनाने का प्रयास अमित शाह ने किया था, लेकिन एक लिमिट के बाद उन्होंने कहा था कि आप इन सबको छोड़िए, इनको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में कोई बसपा सपा का उम्मीदवार कैंडिडेट मजबूत है, आप उसकी मदद कर दीजिए। तो ये जो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, बुंदेलखंड की बात करें, विंध्य की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, ये हमको अमित शाह की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। तो गौतम जी, अमित शाह की रणनीति तो साफ नजर आ रही है क्योंकि आप लगातार तीनों राज्यों में जीत की ओर है, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी, आपको जो राजस्थान का हम जिक्र कर रहे थे सचिन पायलट के बीच और गहलोत के बीच में जिस तरह से थी, हम यदि छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भूपेश बघेल और बाबा सिंहदेव के बीच में किस तरह से खटास है। चुनाव परिणाम नहीं आए थे, मतदान के दौरान ही टीएस सिंहदेव ने कह दिया था कि बीजेपी 45-50 तक सीटें जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। दूसरी तरफ बीजेपी गुटबाजी, भले ही कांग्रेस आरोप लगाती रही लेकिन वैसी नजर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं संगठन की दृष्टि से गुटबाजी नहीं साध पाई या उसको एक तरह से केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं कमजोर था, इस वजह से वो अपने नेताओं में तालमेल नहीं बिठा पाए। उसका असर मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। ब्रजेश जी, आपके शरीर में अलग अलग अंग होते जरूर हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं, तो अगर उनको सबको एक साथ कर दिया जाए तो उसको एक मतलब केवल चिथड़ा कहा जाता है, मलबा कहा जाता है, लेकिन चलते तो दिमाग से ही है। हाँ, लेकिन एक बोन होती है, बैक बोन, वो जो है इन सबको जो है एक सहारा दी रहती है और सभी को संयोजित करके एक साथ रखे रहती है। एक बैकबोन की कमी है, मुझे लगता है ये कमी जो है हमेशा कांग्रेस को अखरती होगी हर जगह पर, कि एक आरएसएस जो है बीजेपी में, वो हमें लगता है कि ये जो ऐसा नहीं है, हर सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सभी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सभी बनना चाहते हैं, ढेर सारी बातें भी होती हैं, ढेर सारे अफवाह भी होते हैं, लेकिन बहुत सी बातें होती भी हैं। अफवाह तभी होती है जब कुछ बात हो, भले उसको बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया गया हो, बताया गया हो। तो ऐसे में गुटबाजी तो सब जगह है और होती है, लेकिन वहाँ पर एक ज़रूरत होती है कि वो प्रबंधन किस तरह से किया गया। तो चुनाव प्रबंधन का ये फेल्योर मैं समझूंगा ब्रजेश जी, ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और इसमें कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन का जो फेल्योर है। लेकिन आपको नहीं लग रहा गौतम जी कि जो बीमारी है कांग्रेस की जी, तो आपको सर्जरी की जरूरत है, लेकिन आप कॉस्मेटिक सर्जरी कर देते हैं हर बार कि थोड़ा सा यहाँ मल्लम पट्टी कर दिया, थोड़ा सा कर दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये दिक्कत जो है लगातार हम देखते आए हैं और केवल यही 3 जगहों पे नहीं और भी प्रदेश में यही हालत रहती है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं ना मनोज जी, स्पेशलिस्ट नहीं है उनके पास, कंपाउंडर से काम चला रहे हैं। लेकिन कई बार वो उनके जो सर्जन है ना, वो भी तो गलत ट्रीटमेंट करते हैं। पंजाब उदाहरण है कि जब अमरिंदर सिंह को बनाए रखना था तो वो चन्नी को ले आते हैं, तो नतीजा है कि पंजाब उनके हाथ से चला जाता है। और जब उनको यहाँ मध्य प्रदेश में निर्णय करना रहता है तो वो टालिस्टाई के एक ट्वीट के साथ एक फोटो डाल देते हैं कि समय और धैर्य 2 बड़ी ताकतें हैं। सेम फोटो वो डालते हैं सचिन पायलट और गहलोत के साथ, और लगभग वही स्थिति रहती है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के साथ। तो आप जब तक निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि या तो आप निर्णय कर रहे हैं कैसे कि आपने वेंटिलेटर निकाला मरीज को और उसको कह दिया तू चल के बता, पंजाब जैसा कर देते हैं, या जो अच्छा वाला चल रहा होता मरीज उसको आप वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तो ये जो गड़बड़ी यहाँ है कि आपने पेट में दर्द है लेकिन सर्जरी आप ब्रेन की कर रहे हैं,
और ब्रेन में दिक्कत है लेकिन सर्जरी आप रीढ़ की हड्डी की कर रहे हैं, तो जब तक आप प्रॉपर सर्जन नहीं ढूंढेंगे कि इसकी दिक्कत क्या है, क्योंकि आप राजस्थान का फोटो देखिए कि पूरे चुनाव वो लड़ते रहे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, लेकिन जब एयरपोर्ट पर वो इंतजार करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो दोनों की साथ खड़े हुए तस्वीर नजर आती है। तो उस तस्वीर से आप क्या मैसेज देंगे कि दोनों में संवाद कायम हो गया है या गिले शिकवे मिटा दिए हैं? और उसके तुरंत बाद सचिन पायलट कहते हैं कि ना एक आदमी चुनाव जिता सकता है, ना एक आदमी हरा सकता है, ना एक आदमी तय कर सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, तो ये चीज़ इसी को मैं इसीलिए इस बात को कर रहा था, और मैं थोड़ा सा असहमति इस बात से जारी करूंगा, स्पेशलिस्ट की ज़्यादा आवश्यकता के बजाय नर्सिंग स्टाफ की ज़्यादा आवश्यकता है इनके पास। चलिए एक और बड़ी खबर आ गई, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। मऊगंज में बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं, बीजेपी के प्रदीप पटेल जीते हैं। चलिए, मऊगंज में बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं। जिला बनाने की घोषणा की थी मऊगंज को कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना, हार गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है रायसेन जिले से। सांची से बीजेपी के प्रभुराम चौधरी जीत गए हैं। भोजपुर से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा जीत गए। सुहागपुर से विजय पाल जीत गए हैं, जो पहले ही हम बता चुके हैं। भोजपुर से भी अच्छी खबर, राजकुमार पटेल को हराया है। भोजपुर सीट वो है जहां से सुरेश पचौरी मैदान में उतर चुके हैं 2 बार, दोनों बार हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को यहां से मैदान में उतारा था। दिग्विजय सिंह के करीबी हैं राजकुमार पटेल, लेकिन सुरेंद्र पटवा को हरा नहीं पाए। सांची से बीजेपी के प्रभुराम चौधरी जीते हैं। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे प्रभुराम चौधरी, और उपचुनाव में सर्वाधिक 60,000 से अधिक मतों से जीते थे। इस बार भी रिकॉर्ड जीते उनकी। सोनकत से एक बड़ी खबर आ रही है। सोनकत से सज्जन सिंह वर्मा हार गए। कमलनाथ के खास सज्जन सिंह वर्मा बड़े नेता हैं कांग्रेस के। सज्जन सिंह वर्मा हार गए हैं। बीजेपी के राजेश सोनकर ने हराया। 23,500 मतों से हारे हैं सज्जन सिंह वर्मा। कमलनाथ के खास है सज्जन सिंह वर्मा। कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हार गए 23,000 मतों से। मनोज जी, दिग्गज भी साख नहीं बचा पा रहे। बिल्कुल, आप याद करिए, हमने जब बयान सुने थे सज्जन सिंह वर्मा के, तो उन्होंने कहा था कि दागी बागियों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को लेंगे नहीं। उन्होंने खुद घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस जो है 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी। कांग्रेस ये रणनीति बना रही है, कांग्रेस वो रणनीति बना रही है, लेकिन शायद खुद के चुनाव की रणनीति बनाने में चूक कर गए हैं। क्योंकि कांग्रेस में उनको हमेशा ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं माना जाता है, क्योंकि वो हालांकि सांसद भी रह चुके हैं, पिछली बार PWD मिनिस्टर थे, लेकिन ऐसे क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कोई के रूप में भी उनका नाम चला, लेकिन क्षेत्र में उनका ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं कराया था उस पूरे क्षेत्र में कि लोग उनके 15 महीने के कार्यकाल को याद रखें। क्या बड़बोलेपन भी इसकी एक बिल्कुल, बड़बोलापन सबसे बड़ी बात थी। और उनको इस बार लग रहा था कि एक बाहरी का, जब मैं कह देंगे कि सोनकर तो बाहरी हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे वो खुद भी इंदौर से आते हैं, वहाँ से वो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो यही कारण है कि शायद कार्यकर्ताओं ने या पार्टी जो वोटर है उनने उनको नकार दिया है, क्योंकि लंबे चौड़े मार्जिन से वो हारे हैं। क्योंकि जब सोनकर को
सांवेर से वहाँ सांवेर से भेजा भेजा गया गया था। था। तो ये कहा गया था कि केवल उनको इसलिए भेजा गया कि तुलसी सिलावट की राह में कांटे ना बो सके वो, ताकि तुलसी सिलावट की राह आसान हो सके। लेकिन आप देखिए उन्होंने वहाँ पहले उनका नाम घोषित कर दिया था, बड़े अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे नाराज उनको सबको साथ लेकर आए और एक अच्छी जीत उन्होंने हासिल की। और इस पूरे में जो सिंधिया का प्रभाव भी वो पूरे देवास जिले में काम आया। इस सीट पर भी हम कह सकते हैं जो उसकी जीत हुई है उसके पीछे सिंधिया की मेहनत को भी थोड़ा सा हम योगदान दे सकते हैं। निश्चित तौर पर। अब हम नेक्स्ट स्टूडियो चलते हैं जहां हमारी साथी अमृता बताएंगी कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार क्या स्थिति है, परिणामों की, रुझानों की। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि जो कांग्रेस के मंत्री हैं, पूर्व मंत्री थे, वो भी अपनी साख नहीं बचा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कहती आई थी कि जो जनता है वो आने वाले वक्त में इस बार चुनाव में जवाब देगी, और शायद जनता ने तो जवाब दिया है लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं ने जवाब दिया है। चलिए बहरहाल आपको संभागवार आपको जानकारी हम दे दें। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में 26 सीटें, और बुंदेलखंड में इस वक्त बीजेपी 19 पर आगे बढ़त बना रही है और कांग्रेस 7 पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से बुंदेलखंड में 26 सीटों में से 19 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे बढ़त बनाई और कांग्रेस 7 पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रवार, जिस तरह से 34 सीटों में हम बात करें ग्वालियर चंबल की, तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी 17 पर अपनी बढ़त आगे बनाई हुई है और 16 पर कांग्रेस और अन्य पर एक सीट पर जो है वो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य भारत की, मध्य भारत में कुल 36 सीटें और 36 सीटों में से 33 पर बीजेपी आगे बढ़त बना रही है और इसके साथ ही 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। महाकौशल की बात करें, महाकौशल की अगर हम बात करें तो महाकौशल में 38 सीटों और 38 सीटों में से 43 पर महाकौशल में आगे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और 24 पर कांग्रेस और एक अन्य जो दिख रही है इस वक्त बढ़त बनाती हुई। मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो 47 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और 18 पर कांग्रेस आगे चल रही है और एक अन्य के खाते पे जाती हुई दिख रही है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगी कि आगे जो फेरबदल है वो भी देखे जा सकते हैं आने वाले समय पर, लेकिन फिलहाल जो अपडेट हमारे पास पहुंच रही है वो यही है कि मालवा निमाड़ में 47 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 18 पर और एक जो है वो अन्य के पास जाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। जी ब्रजेश जी। तो मनोज जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस चुनाव में ना झाड़ू चली, ना हाथी चला, ना साइकिल चली। साइकिल भी पंचर हो गई, कह सकते हैं झाड़ू चली लेकिन कांग्रेस पर। हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पर झाड़ू चल गई है जनता की, लेकिन झाड़ू आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। माना जा रहा था कि बिंद के हिस्से से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है, तो तीसरे दल के लिए जनता ने कोई भी स्थान नहीं दिया, कोई भी राह नहीं दी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रजेश जी एक चीज़ पे हमको जरूर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होना है। INDI गठबंधन की बड़ी चर्चा थी, लेकिन जब हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीती थी और कर्नाटक में, तो कहा गया था कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसका बड़ा असर है, तो हिंदी पट्टी में शायद वो कांग्रेस को जिंदा कर देगी। लेकिन जो उसका गढ़ था, राजस्थान की बात कर लें हम, छत्तीसगढ़ की, जहाँ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि राजस्थान को लेकर राहुल गांधी का अपना एक बयान चर्चित था, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है राजस्थान से, अगर जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। और मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में था जहाँ कांग्रेस को सर्वाधिक उम्मीदें थी और उनको लगा था कि हम मध्य प्रदेश से भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी जा रहे हैं। वो तो हालांकि वो तो एक बना दिया गया था, लेकिन जो राजस्थान का तो उन्होंने जाहिर तौर पर जिक्र किया था। तो गौतम जी, आपको नहीं लग रहा है कि हिंदी पट्टी में रिवाइवल सर्वाइवल के लिए कांग्रेस को फिर से नए सिरे से रणनीति बनाना पड़ेगी? क्योंकि जब आपने खड़गे को अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय और जीत गए, तो ये कहा गया कि उनकी रणनीति की जीत है प्रियंका गांधी की, और यहाँ पूरे प्रदेश में आपने प्रियंका गांधी को झोंक दिया था, राहुल गांधी को झोंक दिया था, छत्तीसगढ़ में खुद छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में बड़ी लंबी चौड़ी सभाएं हुई थी, सब किया गया था। लेकिन अगर कांग्रेस की इतनी बुरी करारी हार हो रही है कि छत्तीसगढ़ में आप छोटा राज्य, इसके बाद आप पिछली बार 65 सीटें जीते थे और आज इस बार आप सिमट गए हैं। राजस्थान की हम बात कर लें, हालांकि जैसी वो हार होती है वहाँ कांग्रेस की कि 50 से नीचे चली जाती पार्टी, वो नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद भी, और मध्य प्रदेश में बीजेपी 2/3 सीटें बहुमत के साथ वापस आ रही है, तो INDI गठबंधन में एक तो बार्गेनिंग पावर कम हो सकता है कांग्रेस का, क्योंकि उत्तर भारत में हम देखें, उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, बिहार में वो नहीं है, महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी है, राजस्थान में वो पिछड़ गए हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। देखिए क्या है, जब भी हम अगर कांग्रेस की बात करेंगे और कर्नाटक चुनाव की बात करेंगे, जो हिमाचल और कर्नाटक जब जीते थे, तो कर्नाटक में मैं फिर से उसी बात पर आऊँगा
कि कर्नाटक में चुनाव जीतने में थोड़ा सा जो बात रही कि वहाँ नेग्लिजेंस देखने को मिला था, जो थोड़ी से उपेक्षा के शिकार हुए थे कुछ उन्हीं के अपने नेता, और उसका परिणाम था, न कि वहाँ पर किसी यात्रा और उसका परिणाम, क्योंकि यात्रा बहुत जल्द ही हुई थी और उससे इतना ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं जा रहा था कि वो भारत जोड़ो में कर्नाटक का कोई मतलब इस तरह से ऐसा मैसेज नहीं जा रहा था कि उससे कांग्रेस, लेकिन चूंकि क्रेडिट तो देना था उनको। हाँ, क्योंकि क्रेडिट तो उन्हें हर बार देना ही होगा, हमेशा शीर्ष नेतृत्व को ही दिया ही जाता है क्रेडिट, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन हो सकता है राजस्थान में भी दे दें कि इतनी बुरी हार नहीं जितनी हमेशा होती थी। हाँ भाई देखिए, शीर्ष नेतृत्व को हमेशा से उन्हीं को क्रेडिट, अभी आप अपने ये जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष जी थे उनका अभी आपने वी.डी. शर्मा जी को सुना कि वो उन्होंने भी शीर्ष नेतृत्व को ही दिया, हालांकि मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व उनको नहीं, तो ठीक है किसी और पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन जीत का सेहरा तो बड़े नेताओं पर ही बनता है। ये भी कह सकती है ना ब्रजेश जी, बीजेपी ये भी कह सकती है वैसे कि डबल इंजन की सरकार तो थी मध्य प्रदेश में, और साथ ही रेल मंत्री भी यहाँ लगे हुए थे। लेकिन मनोज जी एक चीज देखने को आ रही है कि जब भी कोई जीत दर्ज होती है कांग्रेस में, चाहे कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते, वो फार्मूला बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखें, दमोह एक उपचुनाव जीत जाते हैं, फार्मूला बना देते हैं। यदि मुरैना में, ग्वालियर में महापौर का चुनाव जीत जाते हैं तो फार्मूला मान लेते हैं, मॉडल बना देते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल है। ये कहीं जो कॉन्फिडेंस जोन में चली जाती है क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस? देखिए जिसका जवाब लेंगे, लेकिन जीत का एक ही फार्मूला होता है ब्रजेश जी कि उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ऐतिहासिक जीत के बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री पीछे हैं। मंत्री गौरीशंकर बिसेन 10,000 से पीछे, मंत्री रामकिशोर कांवरे 12,000 से पीछे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री 6,000 से पीछे, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 20,000 से पीछे, सुरेश धाकड़ 21,000 से पीछे, अरविंद सिंह भदौरिया 11,300 से पीछे, मंत्री प्रेम सिंह पटेल तो चुनाव हार ही गए, मंत्री राम खिलावन पटेल 2,900 वोट से पीछे, मंत्री राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे 7,000 से पीछे, मंत्री कमल पटेल 400 वोट से पीछे, ब्रजेंद्र यादव 821 वोट से पीछे, मंत्री राजवर्धन सिंह 5,000 वोट से पीछे। सबसे चौंकाने वाले खबरें आ रही हैं, 12 मंत्री पीछे। मनोज जी, बड़ी खबर है, शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री पीछे हैं, और यह ना भूला जाए कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, उनकी भी संख्या बढ़ी है इसमें। बिल्कुल, कुछ के तो हमने देखा था टिकट काट दिए गए थे, कुछ पिछली बार ही चुनाव हार गए थे लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, और उनमें भी कई सारे पीछे हैं। जैसे हम सुमावली की बात कर रहे थे, अदल सिंह कंसाना की बात करें, हम इमरती देवी की बात करें, वो आगे पीछे उनका चल रहा है। राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव की बात करें, वो बीजेपी के जो बागी हो गए थे, भंवर सिंह शेखावत जो कांग्रेस से टिकट लेके मैदान में उतारे हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो कई बार होता है कि 2018 में भी आप देखिए कि व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है हर चुनाव में, क्योंकि आपकी पार्टी कितना अच्छा कर रही है लेकिन आपकी व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी, उस लहर में भी हमने देखा था। उस चुनाव में भी बीजेपी कई चेहरे आ रहे हैं, और कांग्रेस के भी, जब कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2023 से अगर हम तुलना करें तो। लेकिन राहुल लोधी जिनको मंत्री बनाया था हाल ही में चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, राजेंद्र शुक्ल के साथ, मंत्री पद भी उनको नहीं बचा पाया। ऐसा आप पहली बार नहीं हुआ ना, इसके पिछले चुनाव में आप देखिए, जब कोलारस मुंगावली उपचुनाव जीतना था तब बालकृष्ण पाटीदार को बनाया था, जालम सिंह पटेल को मंत्री बनाया गया था, और बाद में हमने क्या हाल देखा था उनका। तो कई बार होता है कि मंत्री बनने के बाद, क्योंकि समय कम है, अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। और इसका दूसरा पहलू देखें मनोज जी, अपन उमा भारती नाराज चल रही थी, भतीजे हैं उनके, भतीजे के क्षेत्र में इतनी बड़ी नेता हैं, कई नेताओं को जिताने का दम रखती हैं, भतीजे को नहीं जिता पाई।
कई बार तो ऐसा होता है ना, क्योंकि वो खुद भी जब उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी तो बड़ा मलहरा सा उन्होंने अपनी सीट से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गई थी, जबकि उस चुनाव में उनके आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव जीते थे और 2008 की उस जीत का क्रेडिट भी भाजपा के खाते में गया था। और कहा यह गया था कि जो कांग्रेस को वोट जाना था बीजेपी का नाराज, वो कांग्रेस की बजाय भारतीय जनशक्ति पार्टी ले गई थी। हालांकि फिर 2011 में वो पार्टी उन्होंने विलय कर दिया था। तो कई बार होता है कि जब आपको नेता को लगने लगता है कि वो पार्टी से बड़ा हो गया है तो फिर उसके परिणाम जो आते हैं। उमा भारती लगातार करती रही हैं, अब उस पर भी कुछ असर देखेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए कि बीच चुनाव में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपना एक एजेंडा सेट कर दिया था। पहले तो उन्होंने कहा था मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी लेकिन टिकट नहीं मांगूंगी, नेतृत्व को मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अवैध उत्खनन के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू करूंगी। पहले शराब के खिलाफ अभियान, शराब के खिलाफ हमने देखा था बड़ा अभियान की बात की थी, लेकिन आहते बंद हुए और उसके बाद वो अभियान ठंडा पड़ गया था। और उमा भारती ने खुद बाद में इच्छा जताई थी, पहले उन्होंने कहा था प्रचार से दूर रहूंगी, फिर उन्होंने कहा मैं प्रचार करूंगी, फिर आया कि वो हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि कोई स्टार प्रचारक उनके साथ जाने को तैयार नहीं है और उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके जिन मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे थे कई सारे जो चुनाव हार रहे हैं, आप देखिए कि जब बहुत अच्छा बीजेपी कर रही है, ग्वालियर चंबल में भी अच्छा कर रही है, विंध्य में बुंदेलखंड में, लेकिन अगर वहाँ के मंत्री चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मनोज जी इसमें एक चीज़ हो रहा है, गौरीशंकर बिसेन 10,000 से पीछे हैं, राहुल लोधी 7,000 से पीछे हैं, राजेंद्र शुक्ल जीत गए। यदि एक और चीज है, देखिए मंत्री बनाने का फायदा मिला या वो इतने बड़े कद के नेता हैं, नहीं देखिए उनकी एक अपनी मंत्री बनाते, उनकी एक अपनी छवि है, एक ब्राह्मण बड़ा चेहरा है वो। मुझे लगता है कि गौतम जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन चूंकि बिसेन का आपने जिक्र किया है तो बिसेन को मंत्री अभी बनाया है, लेकिन उनको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। और पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट इकलौता ऐसा जिला ब्रजेश जी जहाँ पे ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। और अगर ओबीसी आयोग का अध्यक्ष चुनाव हार रहा है जिसको बाद में मंत्री एक और बड़ी खबर आ गई, दर्शकों को सुना देते हैं। बैरसिया सीट से बीजेपी जीत गई है। लगातार बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी के विष्णु खत्री तीसरी बार जीते हैं। बैरसिया में बीजेपी 26,495 मतों से जीती। कांग्रेस की जयश्री हरिकिरण को फिर मात दी एक बार। गोविंदपुरा हुजूर के बाद बैरसिया भी बीजेपी का गढ़ बनती जा रही है। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज किए। जब से आरक्षित सीट हुई है उससे पहले भी बीजेपी के खाते में यह सीट रही है। आरक्षित होने के बाद से भी लगातार बीजेपी यहां से जीतती आ रही है। तीसरी बार ही विष्णु खत्री जीते। विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, रुझानों के बारे में बताते रहेंगे, बड़ी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।